आज का इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं आईटीसी का जो कंपनी है, जो शेयर है, उसका फंडामेंटल एनालिसिस करने वाला हूँ। हम इसमें इसका बिजनेस मॉडल वगैरह भी देखेंगे। ये भी देखेंगे कि कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, कंपनी प्रॉफिटेबल है कि लॉस मेकिंग है, और प्रॉफिटेबल है तो कितनी प्रॉफिटेबल है, लॉस मेकिंग है तो कितनी लॉस मेकिंग है। इसका बिजनेस वगैरह को भी समझेंगे और एंड में मैं आपको एक कंक्लूजन भी बताऊंगा कि आईटीसी जो ये शेयर है, ये लॉन्ग टर्म में पैसा लगाने के लिए सही है या नहीं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जो आईटीसी की जो कंपनी है, ये ऐसे कई सारे बिजनेसेस हैं। अगर मैं इनके बिजनेस की बात करूँ तो आईटीसी जो है, सबसे पहले तो एफएमसीजी सिगरेट्स का इनका बिजनेस है। जो आईटीसी है मार्केट लीडर है सिगरेट्स के सेक्टर में, और इनके पास 80% से ज़्यादा का मार्केट शेयर है इस वक्त, 80% से ज़्यादा का। लोगों को सिर्फ गोल्ड फ्लेक पता है, लेकिन कई सारे सिगरेट के ब्रांड्स हैं इनके, जैसे कि इंसिग्निया, इंडिया किंग्स, क्लासिक, गोल्ड फ्लेक, अमेरिकन क्लब एक्सेट्रा। कई सारे इसके सिगरेट के ब्रांड्स हैं। सिगरेट के बिजनेस के अलावा इनका एफएमसीजी अदर्स का बिजनेस है। एफएमसीजी अदर्स में एक तो इनका कुछ पैकेज फूड ब्रांड्स हैं, जैसे कि आशीर्वाद, आपने सुना होगा, आशीर्वाद का आटा आता है और बेसन वगैरह ये सब आता है। सनफीस्ट के बिस्किट वगैरह आते हैं। बिंगो की चिप्स और स्नैक्स आते हैं, येपी, सनफीस्ट नूडल्स आती है, कैंडी मैन। तो ये सारे इनके पैकेज्ड फूड्स के बिजनेस हैं। पर्सनल केयर में ये सेवलॉन, फियामा, विवेल और सुपीरिया का इनका ब्रांड है। स्टेशनरी में ये क्लासमेट और पेपर क्राफ्ट का इनका ब्रांड है। ठीक है, और अपैरल्स में WLS नाम का इनका है, और इवन अगरबत्ती का भी ये काम करते हैं एफएमसीजी बिजनेस में, जैसे कि मंगलदीप और एम्स। जो एम्स की मैचेस आती है ना, माचिस आती है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। इसके अलावा इनका होटल्स का बिजनेस है। होटल्स में इनका जो है, एक तो इनका आईटीसी के होटल्स हैं। आईटीसी होटल्स के अलावा इनके वेलकम होटल्स के नाम से 5 स्टार होटल्स की चेन है वो भी, और फॉर्चून होटल्स भी हैं, और वेलकम हेरिटेज के नाम से भी इनके होटल्स हैं। तो 4 ब्रांड्स हैं इनके होटल्स के। लोगों को सिर्फ आईटीसी होटल्स पता है, लेकिन ये सारे ब्रांड्स हैं इनके। ठीक है ना। इसके अलावा एग्री बिजनेस है इनका। एग्री बिजनेस जो है, आईटीसी जो है हमारी कंट्री का सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है एग्री प्रोडक्ट्स का। ये जो है फीड इंग्रेडिएंट्स में ट्रेड करता है, फूड ग्रेन्स में करता है, मराइन प्रोडक्ट्स में करते हैं, प्रोसेस्ड फ्रूट्स में करते हैं, और कॉफ़ी में करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इनका पेपर और पैकेजिंग का भी बिजनेस है। जो फूड ग्रेड वगैरह के पेपर होते हैं और पेपर बोर्ड्स वगैरह, उनका भी बिजनेस है। ठीक है, अगर मैं इनके बिजनेस ब्रेकअप की बात करूं तो करीब करीब 61.5% बिजनेस इनका एफएमसीजी से है। ठीक है, और एग्री बिजनेस इनका 25.8% है। जो पेपर बोर्ड्स, पेपर और पैकेजिंग का इनका बिजनेस है 9.5% है, और होटल का इनका बिजनेस 3.2% का है। अगर एफएमसीजी में भी अगर हम देखें तो 59.5% तो सिर्फ सिगरेट का है, और बाकी ब्रांडेड पैकेज फूड प्रोडक्ट्स यानी कि 40.6%। और ये जो एग्री बिजनेस में अगर हम देखेंगे तो अनमैन्युफैक्चर्ड टबैको का इनका 20.3% का बिजनेस है, बाकी अदर्स 79.7%। तो कंपनी की अगर मैं मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करूं तो कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन इस वक्त 5,90,886 करोड़ है। काफ़ी ज़्यादा है कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन। स्टॉक का पीई है वो है 28.7 सिर्फ। कंपनी का ROCE यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 37.5% है, जो कि काफ़ी अच्छा है। कंपनी का ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी 28.4% है, जो कि बहुत अच्छा है। 15% तक होना चाहिए, उससे ऊपर है। 28.4 बढ़िया है। कंपनी के पीयर कंपैरिजन में अगर हम देखें तो आईटीसी नंबर 1 पे आता है, नंबर 2 पे गोल्डफ्रे फिलिप्स आता है, नंबर 3 पे VST इंडस्ट्रीज, और नंबर 4 पे भंगार कंपनी NTC इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो आईटीसी की मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज़्यादा है 5,90,885 करोड़ की, और सबसे कम इस भंगार NTC इंडस्ट्रीज़ की है मात्र 340 करोड़ की। गोडफ्रे फिलिप्स की भी काफ़ी कम है आईटीसी से अगर आप देखोगे तो 26,839 करोड़ की। अगर पीई की अगर मैं बात करूं
तो इस एनटीसी इंडस्ट्रीज, इस भंगार कंपनी का पी सबसे ज़्यादा है, बस 76.08 का। बाकी अगर आईटीसी का भी देखोगे तो पी 28.71 है, गोडफ्रे का 28.42 और वीएसटी इंडस्ट्रीज का 23.43। लेकिन यह समझने की बात यह है, गोडफ्रे फिलिप्स और वीएसटी इंडस्ट्रीज का जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन काफ़ी कम है आईटीसी के मुकाबले, काफ़ी छोटी कंपनियां हैं ये, ठीक है। अगर ये इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करूं तो ज़्यादा पुराना डेटा नहीं लूँगा मैं, मार्च 2023 से क्वार्टरली देखेंगे, क्योंकि बाद में ईयर ऑन ईयर बेसिस भी देखेंगे ना। तो मार्च 2023 से अगर आप देखो तो कंपनी ने नेट प्रॉफिट ही किया है, और कंपनी ने मार्च 2023 में नेट प्रॉफिट किया है 5,243 करोड़ किया है, मतलब टैक्स वगैरह सबके बाद, ठीक है। कंपनी ने जून 2023 में नेट प्रॉफिट थोड़ा सा घट के 5,190 करोड़ का हो गया। फिर सितंबर 2023 में 4,965 करोड़ का हो गया। फिर दिसंबर 2023 में वापस से बढ़ के 5,407 करोड़ का हो गया। मार्च 2024 में ये थोड़ा सा घटा 5,191 करोड़। जून 2024 में इनका नेट प्रॉफिट था 5,177 करोड़ और सितंबर 2024 में 5,054 करोड़, ठीक है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, कंपनी प्रॉफिटेबल है और क्वार्टर बेसिस पे बढ़िया परफॉर्म कर रही है। फ्लक्चुएशन भी हो रहा है तो हल्का फुल्का फ्लक्चुएशन हो रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कंपनी का नेट प्रॉफिट कम हो जा रहा है क्या, ऐसा नहीं है, सही परफॉर्म कर रही है क्वार्टर बेसिस पे कंपनी। ये ईयर ऑन ईयर बेसिस का प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट है। कंपनी की सेल्स भी देख लेते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस की, मैं 2020 से कंपेयर करूँगा, ज़्यादा पुराना डेटा नहीं लेते हैं। मार्च 2020 में उन्होंने सेल्स करी थी 49,388 करोड़ की। आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि कंपनी कितनी बड़ी है। मार्च 2021 में इन्होंने जो सेल्स थी इनकी 49,257 करोड़ की। मार्च 2022 में बढ़ के 60,645 करोड़ की हो गई। फिर मार्च 2023 में बढ़ के और बढ़ गई 70,919 करोड़ की हो गई। मार्च 2024 में कुछ खास फर्क नहीं आया, 70,866 करोड़। और टीटीएम यानी कि ट्रेलिंग 12 मंथ्स, लास्ट 12 मंथ्स में इन्होंने सेल्स करी है 75,135 करोड़। तो सेल्स तो बढ़ ही रही है। अगर प्रॉफिट की अगर हम देखें मार्च 2020 से, कंपनी कंटिन्यूसली नेट प्रॉफिट में है। मार्च 2020 में उन्होंने नेट प्रॉफिट किया था 15,593 करोड़ का। फिर मार्च 2021 में थोड़ा घट के नेट प्रॉफिट 13,383 करोड़ का हो गया। लेकिन मार्च 2022 में फिर से बढ़ गया और ये 15,503 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो गया। मार्च 2023 में और ज़्यादा बढ़ गया नेट प्रॉफिट, 19,477 करोड़ का हो गया। मार्च 2024 में और बढ़ गया 20,751 करोड़। और टीटीएम यानी कि ट्रेलिंग 12 मंथ्स, लास्ट 12 मंथ्स में इनका नेट प्रॉफिट है 20,829 करोड़, ठीक है। तो कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी बढ़िया परफॉर्म किया है, नेट प्रॉफिट में बढ़ाती दिखाई है, बढ़िया परफॉर्म किया है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, सॉलिड कंपनी है। अगर कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूं, 10 ईयर्स का 25% है, 5 ईयर्स का 26%, 3 ईयर्स का 28%, लास्ट ईयर का भी 28%। तो रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी सही रहा है। ये कंपनी की बैलेंस शीट है, असेट्स और लाइबिलिटीज़ एज ऑफ नाउ सितंबर 2024 94,071 करोड़, ठीक है, असेट्स और लाइबिलिटीज़। एक कंपनी का नेट कैश फ्लो है। मार्च 2019 में इनका 169 करोड़ का नेट कैश फ्लो था। मार्च 2020 में 334 करोड़ का। मार्च 2021 में माइनस में आ गया, -367 करोड़। मार्च 2022 में -43 करोड़। मार्च 2023 में फिर से प्लस में आ गया 139 करोड़ और मार्च 2024 में 191 करोड़। तो ये नेट कैश फ्लो था। कंपनी की आरओई हमेशा बढ़िया ही रही है। अब देखिए 2019 में 34%, फिर 32, फिर 28, फिर 33, फिर 39, फिर 37। तो अच्छी है आरओई, काफ़ी बढ़िया, आरओसी काफ़ी अच्छी होती है ये, ठीक है ना। और ये कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न कुछ इस प्रकार से है कि ये जो है FIIs के पास मार्च 2020 में 14.65% की होल्डिंग थी।
फिर मार्च 2021 में घट के 12.79% की हो गई। मार्च 2022 में और घट के 11.99% की हो गई। लेकिन मार्च 2023 से हमें असली एक्शन देखने को मिला है। एफआईआई से हमने होल्डिंग फिर बहुत ज़्यादा बढ़ा ली, 43.35% मार्च 2024 में, हालांकि थोड़ी सी कम करके 40.95%, और अभी सितंबर 2024 में 40.53%। तो एफआईआई से अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई है, मार्च 2021 के बाद से बढ़ाई है। डीआईएस के अगर आप देखेंगे तो इन्होंने होल्डिंग अपनी बढ़ाई है और कम वम नहीं करी है, बीच में स्टेबल ही रखी है। मार्च 2020 में 42.46% की इनकी होल्डिंग्स थी डीआईएस की। फिर ये बढ़ के अगले साल 42.50%, फिर ये और बढ़ के 42.77%, फिर बीच में एक बार हल्की सी घटाई 42.08% मार्च 2023 में। फिर मार्च 2024 में 43.76% बढ़ा ली, और सितंबर 2024 में 44.59%। तो एफआईआईज ने भी अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई है और डीआईआईज ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। ठीक है, मार्च 2022 तक गवर्नमेंट के 0.00% की होल्डिंग्स थी। गवर्नमेंट ने फिर मार्च 2023 में 0.04% की अपनी होल्डिंग कर दी, मार्च 2024 में भी 0.04% की, और सितंबर 2024 में भी 0.04% की। पब्लिक जो है, पब्लिक ने अपनी होल्डिंग्स घटाई हैं, कंटिन्यूसली घटाई हैं। 20 से अगर हम देखें, मार्च 2020 से, तो 42.89%, फिर 44.71%, फिर 45.27%, फिर उसके बाद से तेज़ी से घटाई मार्च 2023 से 14.52%, फिर 15.23%, फिर 14.83%। तो डीआईआईस, एफआईआईस, डीआईआईस और इवन गवर्नमेंट ने भी अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई हैं थोड़ी, और पब्लिक ने घटाई है। तो ये कंपनी का मैंने आपको बिजनेस मॉडल बताया, कंपनी का आपको मैंने प्रॉफिट और लॉस बताया, फाइनेंशियल्स बताया। अब बात ये आती है कि कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो ये कंपनी जो है, इसमें लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल इन्वेस्ट किया जा सकता है, लेकिन एक बात आपको समझनी पड़ेगी। मैंने आपको इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन बताई, इस कंपनी के बिजनेसेस बताया, इस कंपनी के नेट प्रॉफिट बताया। तो एक बात याद रखिए, इस बात को अच्छे से समझ लीजिए, ये ब्लू चिप कंपनी और काफ़ी भारी कंपनी है। भारी कंपनी से मेरा आप समझ रहे हो कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि ये 2-3-4 साल में 10-15-20 गुना हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। काफ़ी हैवी कंपनी है, ये रिटर्न जरूर देगा, प्रॉफिट भी देगा, कंपनी डूबेगी भी नहीं, सेफ कंपनी है बिल्कुल, लेकिन भारी कंपनी है, उस हिसाब से ही आपको रिटर्न देगी, समझ रहे ना। मतलब उसी हिसाब से मिलेगा आपको रिटर्न, क्योंकि इसको चलाना इतना आसान नहीं है, इसको बढ़ाना इतना भी आसान नहीं है। ठीक है, तो भारी स्टेबल कंपनी है, उस हिसाब से आपको रिटर्न मिलेंगे। लेकिन इन्वेस्टिंग के लिए अगर कहूँ तो अच्छा है, बढ़िया है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना था, थैंक यू।